आपदा की इस घड़ी में आज तक आपके साथ है और आज तक के सहयोग के साथ आज हम कोरोना क्लिनिक की शुरुआत करने वाले हैं। दिन भर हमारे साथ होंगे 500 से ज्यादा डॉक्टर्स, एक बड़ी टीम होगी, बड़ा पैनल होगा। आपके तमाम सवालों का जवाब भी देंगे डॉक्टर्स, आपकी हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे ये डॉक्टर्स। इस वक्त अगले ठीक 1 घंटे तक हमारे साथ एम्स के पूर्व डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम मौजूद है। अपोलो के भी 30 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे उन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे जो कि संकट की इस घड़ी में, पैंडेमिक में, वो सवाल जो कि आपके जहन में लगातार उठ रहे हैं। कोरोना मरीजों से जुड़े वो तमाम सवाल किस तरीके से आपकी मदद करेंगे डॉक्टर्स। आप ठीक 1 बजे जब हमारा कोरोना क्लिनिक खुल जाएगा, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से वो सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि 1 बजे हमारा ये कोरोना क्लिनिक खुलेगा और शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। आपको इस नंबर पर कॉल करना है। मैं नंबर वापस से बता देती हूं आपको, 080-080-3521-6666। एक बार फिर से सुन लीजिए, नंबर क्या है, 080-3521-6666। तो यही आप कॉल कीजिए। कोई भी सवाल कोरोना से जुड़ा हुआ आपके जहन में आता है तो आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश होगी हमारे इस कोरोना क्लिनिक में। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि इस हेल्पलाइन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेडिकल परामर्श देना ही है। अगर आप ज्यादा मुश्किल में है तो आप फौरन इमरजेंसी सेवा की मदद लें। और मदद के ये हाथ उन लोगों के लिए हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। उन तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, कोशिश हमारी यही है। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। हम एक एक करके तमाम उन डॉक्टर्स के साथ बातचीत भी करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त एम्स के एक्स डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है वो यही है कि वैक्सीन को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर दिया, लेकिन इसके साथ साथ कल जो खबर आई है, एक्सपर्ट्स के पैनल ने यह बोला है कि अगर आप कोविशील्ड लेते हैं तो फिर सेकंड डोज के लिए थोड़ा लंबा वक्त है। तो इसको सबसे पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। मेरा यह सवाल डॉक्टर इकबाल से है। जी डॉक्टर इकबाल। नमस्कार जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसका मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की इम्पोर्टेंस जितनी ज्यादा एम्फसाइज की जाए उतना ही कम है। पर अगर किसी वजह से आपको वैक्सीन तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता, कोई भी कारण हो, तो जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि आप परेशान मत हो, कम से कम जो आप खुद कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। इस प्रकार से जो आपको हाथ साफ रखने हैं, हाथ अपने मुंह कान को नहीं करना है, ये सब चीजें आप करेंगे तो इसी से बहुत बचाव होगा। और जिसको हो भी जाता है उसमें से 1/3 को तो कोई सिम्टम ही नहीं होता, कोई लक्षण ही नहीं होते कि कोई बीमारी हुई। 1/3 में भी मामूली सा होता है, गला हल्का सा खराब हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ, दस्त हुआ, इस प्रकार का छोटा मोटा होता है जिसमें लोग सोचते भी नहीं है कि ये कोरोना होगा। तो इस समय सबसे बड़ी बात है, कुछ भी आपको छोटी मोटी समस्या हो तो उसको आप कोरोना ही मान के चले। और जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आप अपना जो बचाव कर सकते हैं, ये मान के चलिए कि अगर आपको वैसे भी हर साल खांसी इस मौसम में होती है या कुछ भी होता है तो वो कोरोना की है। जी। और वैक्सीन के लिए इतना परेशान मत हो, सबको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा और बहुत जल्दी ही ये भारत सरकार आपको उपलब्ध करा देगी। और जब जब आपके लिए जहां जहां उपलब्ध होगा आपको फोन पे SMS से खबर पहुंच जाएगी जी, दूर दराज में पहुंच जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं लौटी हूं आपके पास और इस वक्त हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। बात करने की कोशिश हम डॉक्टर साहब से भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर महेश्वरी है। डॉक्टर महेश्वरी, मेरा सवाल अगला आपसे है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोरोना हो जाए तो उसके बाद अगर आप उससे ठीक भी हो जाते हैं तो 6 महीने तक वैक्सीन नहीं भी लगवाएंगे तो चलेगा। लेकिन ऐसे में एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, उसका जरा जवाब दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे में उनको कितना वक्त बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? डॉक्टर महेश्वरी। वैसे ओवरऑल ये वैक्सीन काफी सेफ है। शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो
जिसमें अगर वैक्सीन को लगाया जाए तो वो उसे नुकसान कर सकती है। ऐसी शायद ही कोई बीमारी है, जैसे जो लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं तो मतलब समझ ही नहीं पाता कि कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कोई आदमी वैक्सीन नहीं ले सकता। बहुत तरह के लोगों के दिमाग में डाउट है, हमें ऐसा है तो वैक्सीन ले ना ले। तो मैं एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा रीजन होगा जिस व्यक्ति को अगर वैक्सीन दी जाए तो उसकी हालत और वैक्सीन देने से बिगड़ जाएगी। ऐसा कोई भी शायद रीजन नहीं। जी बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ। डॉक्टर शुभी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हॉस्पिटल जाने के बारे में कब विचार करना चाहिए और कितने समय घर पर ही इलाज हो सकता है, पॉसिबल है? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और हमें इसमें जागरूक रहना है कि भाई जो एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिससे हम SpO2 मेजर करते हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर बेसलाइन से 2% मोर ड्रॉप या 94 से कम हो जाए, या आपको सांस लेने में विशेषकर कोई तकलीफ होने लगे, या आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से बढ़ जाए, 14 to 18 होता है नॉर्मली, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। फीवर आपका 3 दिन 5 दिन तक 101 बना हुआ है और उसमें आराम नहीं आ रहा है जी। और आपको जो कॉफ है वो अनरिलेंटिंग है, 5 दिन तक बना हुआ है, तो नॉट नेसेसरी कि फीवर हो। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि फीवर हो जरूरी नहीं है, कॉफ हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल इज इक्विवेलेंट टू RT-PCR जी। तो ये गाइडलाइंस जो कि ICMR और हमारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जो समस्त हेल्थ केयर सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो ये आपको मेडिकल ओपिनियन, फोन पे फिजिशियन की हेल्प या एक मेडिकल फैसिलिटी तक जाने की जरूरत एकदम से नहीं पड़ती है। आप अपना जो है मॉनिटर करें SpO2 मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड फीवर, और एक रोकथाम की आपको पैरासिटामोल जो कि बहुत हमें स्पेरिंगली लेना है, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण, एक चीज जो सबसे ज्यादा देखी जा रही है वो ये है कि अगर परिवार के 5 लोग हैं, 3 को कोरोना हो जाता है, 2 का जज नहीं हो पाता कि उनको है या नहीं और बिल्कुल स्वस्थ फील करते हैं, ऐसे में उनको क्या करना है? डॉक्टर विनोद अग्रवाल, आपसे सवाल मेरा। डॉक्टर विनोद अग्रवाल। हाँ बताइए। जी। नहीं, आप प्रवीण गुप्ता से पूछ रहे थे, वही सवाल है कि कुछ दूसरा सवाल है? सेम क्वेश्चन जो मैंने डॉक्टर कैन यू रिपीट? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि 5 लोग परिवार में हैं, अगर 3 को कोरोना हो जाता है, 2 में किसी तरह के लक्षण नहीं पाए जाते, उनकी केयर किस तरह से हो? क्या उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जितना भी पूरा परिवार है उसे अलर्ट रहने की जरूरी आवश्यकता है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिनको कोरोना है उन्हें आइसोलेट, इलेदा होना होगा, और जिनको कोरोना नहीं है वो उन्हें इलेदा। इसमें एक बड़ा समस्या है कि भारत में काफी लोग हैं, 70 से 75% लोग, जो उनके पास जगह बहुत अधिक नहीं है। अगर एक ही कमरे में काफी बड़ा परिवार रहता है तो 6 फीट की दूरी रखनी होगी, और जिनको कोरोना है उन्हें डबल मास्क लगाकर काफी समय तक रखना होगा, और अदर्स को भी सिंगल मास्क लगाना होगा अगर एक ही कमरा है। अगर कम से कम 2 कमरे का घर है तब ये हो सकता है कि 3 लोग एक कमरे में जो आइसोलेट हो जाएं, जिनको कोरोना है, और जिन 2 को नहीं है वो दूसरे कमरे में हो जाए, और बाकी उनको भी अगर हल्के से लक्षण आते हैं तो तुरंत ही RT-PCR कराने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मैं टॉयलेट के बारे में भी बताना चाहूंगा। अगर सेम टॉयलेट, सभी ये पूरा परिवार एक ही टॉयलेट यूज करता है, तो जो कोरोना पीड़ित हैं, जिन पर डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है, उनके इस्तेमाल के बाद उसकी सफाई एक अच्छे तरीके से उसे सैनिटाइज किए जाने की आवश्यकता है। इनके बर्तन भी इलेदा होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें बहुत ही आवश्यक हैं, और इस विषय में मैं समझता हूँ कि काफी बात बताई जा सकती है, लेकिन इसको मैं यही सब विराम देना चाहूंगा क्योंकि काफी और प्रश्न आपके बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे तो सवाल अभी चलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर साहब आप तैयार रहिएगा और हम दर्शकों को फिर से बता दें कि ठीक 1 बजे हमारे ये क्लिनिक खुल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार हम चला रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए। जहन में कोई भी सवाल है अगर कोरोना से जुड़ा हुआ, हमारे तमाम डॉक्टर्स का ये बड़ा पैनल आपको बताएगा जवाब, और आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश आज तक लगातार कर रहा है। तमाम और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा सवाल सैनिटाइजेशन की जहां तक बात आती है उस पर भी करेंगे, क्योंकि बच्चों में कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में, डॉक्टर हर्ष जौहरी आपसे सवाल है, आने वाले समय में बच्चों को के लिए ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है, तो ऐसे में सावधानी उनको अभी से क्या बरतनी होगी? अभी से
सावधानी तो बस यही बरतनी है कि हो सकता है उनको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, 2 गज की दूरी पे रहना चाहिए और मास्क पहन के रखना चाहिए। उनसे सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों को कोरोना हो चुका है। अगर कोरोना हो चुका है उनसे दूर रहना चाहिए और अपने आप को साफ रखना, अपने हाथ पैर धोना वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम सावधानी यानी कि नॉर्मल जिस तरीके से हम अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसको जरूर फॉलो करें, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, खासतौर पर अगर बच्चों की बात आए। डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये समय ऐसा है कि बहुत समय हो गया, हम लोग 1 साल से तकरीबन लॉकडाउन वाली सिचुएशन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में और बड़ों के, दोनों के बारे में बताइए, क्या किया जाए? जी हाँ, बहुत बहुत जरूरी सवाल आपने किया। ये कि आज की तारीख में हर आदमी अपने आप को बड़ा अकेला महसूस हो रहा है। हम सब मिस कर रहे हैं कि एक दूसरे से साथ में मिलें, पार्टी करें, और कुछ हद तक हमने खुला छोड़ दिया था। जनवरी फरवरी हम खुद के पार्टी करनी शुरू कर दी थी, जिसका असर हम आज देख रहे हैं, आई थिंक। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय हमारे पास सोशल मीडिया का ऑप्शन बहुत अच्छा खुला हुआ है। कई परिवार वाले जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। एट अ स्मॉल कम्युनिटी लेवल हमने देखा है कि RWAs भी बड़े अच्छे से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ RWAs वाले उन्हें लिस्ट बना के रखी है कि जो एल्डरली लोग हैं, कोई भी कोविड पीड़ित होता है तो उसके घर में खाना पहुंचाना, उसको मदद पहुंचाना। ये एक ऐसा समय आया है जबकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन अ क्राइसिस। जिन लोगों से हम कभी जनरली बात नहीं करते थे, आज की तारीख में उनके पास जाकर उनका हालचाल पूछ सकते हैं। और जैसे आपने इनिशिएटिव शुरू किया है कि आप फोन कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम हमसे राय कर सकें, तो आई थिंक वी ऑल एज अ सोसाइटी हैव टू कम टुगेदर। एंड जैसा मैंने कहा है, इस समय में मैंने इस सोसाइटी का बेस्ट रूप भी देखा है। लोगों ने आगे जा जाके हर तरीके की मदद की है, लोगों की डेड बॉडी को जलाने में मदद की है, खाना पहुंचाने में मदद की है। तो आई थिंक वी एज अ सोसाइटी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और बच्चों को घर के अंदर जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हम करवा सके वो हमें करवाना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा पहले वाले सवाल के बारे में, कि बच्चों को और बड़ों को अल्टीमेटली जब ये कोरोना की वेव कम होगी, बाहर निकलना होगा, उनको अभी से घर के अंदर मास्क लगाने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि घर के अंदर हम मास्क नहीं लगाते, जब हम एकाएक बाहर जाते हैं हमें मास्क लगाना नहीं आता ठीक से, उस समय हम इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ती है। अभी से घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। कल को जब भी स्कूल भी खुलेंगे वहां पे बच्चों को स्पेशल मास्क लगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे घर से प्रैक्टिस शुरू करने से उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर रीता, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, दवाइयों की जब जिक्र आता है तो रेमडेसिविर का जिक्र आता है। अब कालाबाजारी अलग बात है और इस पर सियासत जो है वो अलग बात है, लेकिन इसकी जरूरत कब किस पेशेंट को पड़ सकती, कब ये लेनी चाहिए, उसको भी क्लियर कीजिए। क्योंकि कोरोना हुआ तो लोगों में इस तरह की घबराहट देखी गई है कि हमें दवाई नहीं मिलेगी। ये सवाल आपने मेरे से किया डॉक्टर रीता से? यस डॉक्टर रीता, आपसे सवाल है मेरा। हाँ ठीक है। ये रेमडेसिविर के बाद काफी हवा हुआ है, काफी लोगों ने कहा है कि मिल नहीं रहा है, ड्रग ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये सब चल रहा था। अब रेमडेसिविर ऐसी जगह है जो एक्चुअली आजकल कहते हैं कि मॉडरेट डिजीज जब होती है तभी रेमडेसिविर आता है, और उसमें भी 100% सर्टेनिटी नहीं है कि डेफिनेटली। गणेश, आवाज आ रही है तो वीडियो खोलिए। जी डॉक्टर रीता, अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं हम आपको। सुन रहे हैं ना? हाँ जी ठीक है। जी जी। तो रेमडेसिविर तभी देना चाहिए जब मॉडरेट टू सीवियर डिजीज होता है। तो मॉडरेट डिजीज में अगर राइट टाइम पे नहीं दिया, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा था, उसका कोई यूज होता नहीं है। और रेमडेसिविर नहीं भी है तो स्टेरॉइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेमडेसिविर से ज्यादा स्टेरॉइड की इंपॉर्टेंस है। तो स्टेरॉइड दे दिया तो काफी हद तक सीवियर डिजीज में जाने से हम रोक सकते हैं। पर हर चीज टाइम पे देना चाहिए। ये नहीं कि कोरोना हो गया पहले दिन ही आपने स्टेरॉइड शुरू कर दी या रेमडेसिविर शुरू कर दी। जब डॉक्टर ने एडवाइस किया तभी जाके आपको रेमडेसिविर लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शुभांकर, मेरा सवाल अब अगला आपसे ही होगा। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर वो भी एक घबराहट रहती है, क्योंकि अगर सीरियस कंडीशन में पेशेंट आ जाता है तो कहां से अरेंज करें। पहली बात तो कितनी कारगर है और कब इसकी जरूरत पड़ेगी? ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले every patient requires a plasma therapy. ऐसा बात है कि if the patient has more than moderate symptoms and if it is hospital admitted and if the doctor is suggesting, then go for plasma therapy. And it is only taken after a doctor's suggestion. So
people who have recovered from COVID after a while and after their health condition is good, they can donate plasma. That is which is good for people who are recovering. But people who are recovering, it is not immediately necessary in day one you have to go for plasma therapy, or if you have just mild symptoms you have to go for plasma therapy. It is after moderate symptoms, when the doctor is recommending for the plasma therapy, it is better to go for plasma therapy. बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल और कि आप ये भी साथ ही साथ जरा लोगों को समझा दीजिए, प्लाज्मा अगर किसी को डोनेट करना होता है, देना होता है, तो वो भी जहन में बहुत सारी आशंकाएं हैं लोगों के, हम दें या नहीं दें, सेफ है या नहीं है? हाँ, आप प्लाज्मा देने में वो सेफ है, पर आपको पहले रिकवर होना चाहिए। रिकवर होने के बाद आपका हेल्थ ठीक है तो आप प्लाज्मा दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल देयर इज नो question of there is something going to happen if I give plasma. There's nothing like that. There are people who give multiple times, so not to worry about that, giving plasma. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बता दें कि तमाम डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये डॉक्टर्स का पूरा एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हम दिन भर ये सारे डॉक्टर्स, 500 से ज्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मदद आपकी होगी, क्योंकि आपके जहन में बहुत सारे सवाल है कोरोना को लेकर, और इन सवालों का जवाब डॉक्टर्स का ये पैनल देगा। आपकी हर समस्या को सुलझाने की कोशिश आज तक कर रहा है, बस यही प्रयास है हमारा। फिलहाल मेरे सवाल चल रहे हैं, लेकिन ठीक 1 बजे आप तैयार रहिएगा, क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर खुल जाएगा जिस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज तक का ये कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है ठीक 1 बजे, और उसके बाद आप अपने सारे सवाल डॉक्टर से पूछिएगा। आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश हमारे डॉक्टर्स भी करेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो या फिर तमाम दूसरे सवाल हो, वो सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। ये हेल्पलाइन आपके लिए दोपहर 1 बजे, अब से कुछ ही देर बाद बस खुलने वाली है, 5 बजे तक रहेगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, आपको कॉल कहां करना है। आपको कॉल करना है इस नंबर पर, नोट कर लीजिए, 08035216666। ये हमारा नंबर है जहां पर आप कॉल करके डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं। एक और सवाल और जवाब आपको साथ ही साथ दे देते हैं, वो ये है कि ये खास तौर पर जो हेल्पलाइन हमने शुरू की है, दूर दराज के ऐसे इलाके जहां पर सुविधाओं की कमी है या फिर डॉक्टर्स की कमी है, उन लोगों के लिए खास तौर पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। तो अगर आप ज्यादा मुश्किल में हैं तो आप फौरन इमरजेंसी सेवा की मदद लें। मदद के ये हाथ खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो कोई भी सवाल है जहन में, उठाइए फोन और तुरंत से ठीक 1 बजे, अब से कुछ ही देर बाद खुलने वाला है हमारा ये कोरोना क्लिनिक। कोई भी सवाल हो तो डॉक्टर से आप सीधे ये सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ इस वक्त बने। डॉक्टर महेश्वरी, देखिए, मैं वही वापस से मेंटल हेल्थ की बात करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, अब आसपास का माहौल भी इस तरह का है, लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं भी हुआ वो इस साए में, इस दहशत में ही जी रहा है, अगर मुझे कोरोना हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हाँ जी, बताइए। कोरोना का डर बहुत ज्यादा है जी। तो डर से लोग इतना भयभीत हैं कि वो दिन भर अगर यही सोचते रहेंगे कि हमें कोरोना हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो उससे मेंटल प्रॉब्लम्स होने का बहुत ज्यादा चांस। थोड़ा सा सोसाइटी में हमें ये भी विश्वास दिलाना है कि 85 to 90% तक के केसेस माइनर होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपको होते हैं, आप प्रॉपर उसका शुरू से इलाज करें, डरने की उतनी बात नहीं है। अगर वो सीरियस स्टेज की तरफ जाता भी है, जिसकी वजह से इतना डर है, क्योंकि मीडिया में और लोगों को सबको पता है कि ऐसा हो जाता है, कोई भी पेशेंट मर सकता है, उस भय से लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। और क्योंकि लॉकडाउन वगैरह से आइसोलेट हो रहे हैं तो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। आई थिंक उन्हें अपने माइंड का खास ख्याल रखना है। पहली बात, डरना नहीं है। दूसरी बात, अपना कांटेक्ट अपने प्रियजनों से फोन के जरिए, जूम के जरिए, बातों के जरिए कैसे न कैसे मिलते रहना है, और आपस में एक पॉजिटिविटी बढ़ानी है कि जो विपदा आई है वो जाएगी, और डरने से कुछ नहीं होगा। आपको फेस करना है, बहुत इंटेलिजेंटली फेस करना है। जो डॉक्टर्स लोग एडवाइस दें, जो सरकार आपको सलाह दे, उसको पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करना है, तभी इस लड़ाई से हम जीत सकते हैं।
और आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो सकता है। ये बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब इसीलिए हमने आज तक क्लिनिक खोला है, ताकि आप लोगों की मदद से कम लोगों का मेंटल टेंशन थोड़ा कम हो सके। डॉक्टर सईदा फातिमा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल ये, एक्सरसाइज व्यायाम कितना जरूरी है, कितने समय तक करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये भी क्लियर कीजिए। हाँ जी, चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है और दिन में 3 बार करना चाहिए और डॉक्टर की निगरानी में करना भी जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे इस क्लिनिक में आप सब लोग होंगे, आपके सामने व्यायाम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा व्यायाम बताइए जो कि नॉर्मली लोग कर पाए और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है अपोलो 24/7 में। आप वहाँ पे फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। लाइक नॉर्मल योगा में करते हैं ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करते हैं, वैसा कर सकते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर रेड्डी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर सूदय कुमार रेड्डी। डॉक्टर साहब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि लोगों को इस बात की भी, टेस्ट को लेकर जहां तक बात है, क्योंकि टेस्ट करवाने जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं सामने जहां पर आपका ये पता ही नहीं चलता कि आपको कोरोना है या नहीं, तो ऐसे में सावधानी क्या बरते अगर आप फील कर रहे हैं उस तरह के कुछ लक्षण? तो डॉक्टर रेड्डी। हेलो, यस मैम। जी जी डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे था डॉक्टर उदय कुमार रेड्डी से, अगर लक्षण फील हो रहे हैं लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा, तब क्या सावधानी बरते, किस तरह की मेडिसिन से शुरुआत करनी चाहिए? No, not to start immediately the medicines. Just get the pulse oximeter to their home and check their saturations. जी. And following that, if any symptoms are getting worsen or like adding the symptoms, then we can consult nearby physician, or we are having a helpline Apollo 24/7. In that we can get our the opinion of the doctor. जी डॉक्टर GS जैया साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आजकल, क्योंकि मैं वापस उस सवाल को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि ये कहा जा रहा था कि परिवार के एक सदस्य को कोरोना तो सभी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन आजकल वैसा हो नहीं रहा है। कुछ ऐसे भी घर के सदस्य होते हैं जिनको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, वो ख्याल अपना कैसे रखे? आजकल के दिनों में जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, उनको ये मान लेना कि उनको कोरोना नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सही हो तो उनको भी सावधानी बरतनी है, और किसी को छोटा मोटा कोई भी सिम्टम हो जो अमूमन उनको वैसे भी होता रहता है, उनको भी सावधानी बरतनी है। तो जैसे मेरे साथियों ने पहले भी कहा कि अगर आपके पास एक कमरे से ज़्यादा है तो आप दूसरे कमरे में जाइए, एक ही कमरा है तो उसमें मास्क लगाइए। तो डबल मास्क जो पॉजिटिव ऑलरेडी पता लग गया है या सिम्टम है, और सिंगल मास्क जिसको नहीं है, तो सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी। इस समय ये हो रहा है कि बहुत सारे घरों में सबके सब 2, 4, 5 दिन में पॉजिटिव हो रहे हैं, ये देखने में आया है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार जब बहुत नंबर बढ़ा। तो इस बार सतर्कता की जरूरत पहले से ज्यादा है, पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार भी मेजॉरिटी को कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। 99% लोग ठीक हो जाएंगे सिंपल से इलाज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी तरह की पॉजिटिविटी की और इसी तरह के लाइनों की आजकल सबको जरूरत है। आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, और ये हमारी कोशिश भी है। बस रहिए आज तक के साथ, क्योंकि ठीक 1 बजे ये पैनल आपके तमाम सवालों का जवाब देगा। खुल जाएगा हमारा कोरोना क्लिनिक। डॉक्टर विनोद अग्रवाल, आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ डाइट में बदलाव लाने की जरूरत है या फिर नहीं? नवजोत जी, जहां तक मेरा समझना है कि डाइट में जो आप जिस रोग से यदि ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज से हैं, तो डायबिटीज के लिए जो डाइट आपको प्रिस्क्राइब्ड है वही खाना है। इसी प्रकार अगर आपको
और कोई रोग है, थायराइड से रिलेटेड रोग है या कोई लिवर से रिलेटेड रोग है, तो उसी का रोग के हिसाब से आपको अपनी डाइट करनी है। कोरोना के लिए आपको डाइट में जनरल कोई बदलाव की जरूरत नहीं, ओनली 2-3 चीजें आपको देखनी है। एक तो क्योंकि इसमें गला सामान्य तौर पर खराब होता है, जरूरी नहीं 100% हो, लेकिन होता है, तो आपको एक तो ठंडी चीजें नहीं खानी है, थोड़ी गर्म और हल्की गर्म चीजें ही लेना बेटर है। दूसरी, सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने हैं ज्यादा संभव, और खट्टी चीजें नहीं लेनी है। इसके अलावा आप अपना जो भोजन करते हैं वो ही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पेट में दर्द है, पेट में तकलीफ है, वो खिचड़ी का उपयोग करना चाहे मतलब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदरवाइज देयर इज नो कंफ्यूजन की डाइट में आपको कुछ विशेष चीजें लेनी है, ऐसी जरूरत नहीं अगर कोई आदमी को कोई और रोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विनय गरोड़िया, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी सिम्टम्स भी वेरी कर रहे हैं। अब जरा सा किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो कहते हैं कि भले ही ये कोरोना का सिम्टम नहीं, लेकिन वो फील करने लगते हैं कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। सिम्टम्स किस तरीके से वेरी करते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि एक को अलग और दूसरे को अलग सिम्टम्स हो? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा पहले भी कहा गया है, हर आदमी को अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसा डॉक्टर जैया ने कहा, कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब कोरोना इतना फैला हुआ है, हर सिम्टम को हम कोविड मान के चलेंगे, लेकिन ये भी साथ में जान के चलेंगे कि कोविड 99% ऑफ केसेस में सिंपली खत्म हो जाता है बिना कोई परेशानी के। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एक काम करना है। आप मान के चलो कि आपको कोविड है और आप कम से कम अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लो ताकि आप इसको फैलाओ नहीं। इवन इफ आप अपने टेस्ट भी करवाते हो, तो जब तक आप टेस्ट करवाते हो, जब तक टेस्ट का रिजल्ट आता है, उस पीरियड में भी आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मान के चलो और दूसरों को फैलाने के लिए उसको रोकने की कोशिश करिए। तो मास्क लगा के रखिए और अपने आप को आइसोलेट कर ले। लेकिन साथ में ये भी मान के चलें, कोरोना पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अधिकतर लोग सिंपल थोड़े बहुत सिम्टम्स के बाद में कोरोना से ठीक हो जाते हैं। जो हम आसपास में सुन रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, वो ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन जो हम नहीं सुन रहे कि 95% और 99% लोग जो है बिना किसी तकलीफ के ठीक हो जा रहे हैं। तो आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मानिए, लेकिन माइंड में पॉजिटिविटी रखिए और ज़्यादा घबराए नहीं और अननेसेसरी अपनी दवाइयाँ ना शुरू करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ इधर उधर के बोलने से शुरू कर देते हैं। आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खूब सारा पानी पिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीवर आता है तो पैरासीटामोल 500 या 650 मिलीग्राम ले लें और एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर अपने पास में रख लें ताकि अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। इसके सिवा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की लाइंस आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए यहाँ खड़े खड़े मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। और ऐसा जो तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान क्योंकि आप लोग को देख रहा है और आपको कॉल करेगा ठीक 1 बजे जब हमारा कोरोना क्लिनिक खुल जाएगा, इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और डॉक्टर साहब, ये हम लोगों के मेंटल स्ट्रेस को बहुत हद तक कम भी करेगी। डॉक्टर रीटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। फर्ज कीजिए अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, कोरोना उनको हो गया है, तो उसके बाद क्या वो नॉर्मल दवाई ले सकते हैं या फिर ठीक होने के बाद क्या वो नॉर्मल जो मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर वो ली जा सकती हैं? डॉक्टर रीता। हाँ, हार्ट डिजीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम, जो भी दवाइयां आप लेते हैं उसे कंटिन्यू करना चाहिए, स्टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये हार्ट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको कभी कभी एंटीकोएगुलेंट दिया जाता है क्योंकि वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाता है उनको कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई दी जाती है। ये सारी गोलियां उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके अलावा, तो अगर हॉस्पिटल जाते हैं और उन्होंने मना किया है तभी अपनी दवाइयां बंद करें। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, एक बड़ा सवाल, क्योंकि डॉक्टर विनय ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए डरने घबराने की, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गंभीर बीमारियों के लोग भी ठीक हो रहे हैं। जरा इस पर दर्शकों को कुछ बताइए डॉक्टर सुरभि जी। देखिए, हम कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये जो कोरोना का जो बीमारी आई है, ये भय और भ्रम का रोग है। आप इसको समझिए कि लोग जितना पैनिक की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, तो इसलिए बहुत, आप देखिए न्यूज चैनल पे, हर जगह सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह न्यूज आ रही हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है। कि सरकार जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि वो वैक्सीनेशन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर पूरी रोकथाम में लगे हुए हैं।
तो इस समय हमारे जनमानस को ये चाहिए कि सबसे पहले तो ये विश्व कि दैवीय शक्तियां हैं, ये एक आपदा है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, हम लड़ेंगे, भारत जीतेगा। और प्राणायाम योग का विशेष स्थान है। मैं समझती हूँ कि जब आप नॉर्मल कैपेसिटीज में हैं तो अपनी लंग की जो हमारे फेफड़ों की जो ब्रीथ करने की कैपेसिटी होती है वो प्राणायाम से बहुत अधिक स्तर तक बढ़ती है। हमें मेडिटेशन और इन सब पद्धतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, पर जब यदि कोई सिम्टम आता है तो उसको हमें विवेक से, हमें सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से उसको डील करना है। और जो गाइडलाइंस भारतीय सरकार ने बताई हैं हमें, और जो हम डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उन पर गौर करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीन हो जाए, वैक्सीन लग जाए, 2 डोज लग जाए तो भी आपको एहतियात नहीं छोड़ना है, आपको अपनी प्रिकॉशन बनाए रखनी है। ये सब बातों पर गौर करना बेहद जरूरी में हम बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक 1 बजे और अब से ठीक 10 मिनट बाद हमारा कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है। ये सेवा आपके लिए, उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। जहन में कोई भी सवाल है, फोन उठाइए, टेलीफोन नंबर लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, कॉल कीजिए। हमारा ये बहुत बड़ा पैनल आपके हर सवाल का जवाब देगा ठीक 1 बजे 10 मिनट बाद, अब से कुछ ही देर में। डॉक्टर शुभांकर, एक और सवाल है कि अगर फर्ज कीजिए किसी ने दोनों इंजेक्शंस अपने ले लिए हैं, उसके बाद क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या इसके लिए आपको कोरोना पीड़ित होना जरूरी है? 2 इंजेक्शन लेने के बाद आफ्टर 2 वीक्स ऑफ टाइम वो डोनेट कर सकते हैं। ओके, पर इसके लिए इट्स नॉट कंपलसरी आपको कोरोना होना ही चाहिए। ये प्लाज्मा डोनेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिसको कोरोना है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, उसके बाद वो करेंगे। सो आफ्टर वैक्सीनेशन भी उनको एंटीबॉडीज डेवलप होंगे और उसके बाद वो कर सकते हैं। जी, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि लोगों के जहन में जरूर ये बात आ रही होगी, बहुत से लोग चाह भी रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करना, लेकिन वही है, शंकाएं प्लाज्मा को लेकर बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब, अब जब पैंडेमिक इस तरह का चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारी अफवाहों का बाजार भी गर्म है। चर्चाएं कुछ इस तरह की चल रही हैं, ये वेव है, इसकी अगली वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम अगर अभी इफ यू डोंट टेक आवर बेसिक SMS प्रोटोकॉल लाइक सैनिटाइजिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, it can prolong to many waves if you're not following the basic protocol. We can be prevented with just basic protocol: sanitize, mask, and social distance. We can prevent how many ever waves we come. But if we don't follow, and if you're still roaming the public, if you're going out without masking, without sanitizing, and with not maintaining any hygiene, then there is a chance of getting infection continuously, right? जी, डॉक्टर सईदा फातिमा, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा और सवाल यह है कि कोरोना का इंजेक्शन किसे नहीं लेना चाहिए, खास तौर पर अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी फीड करवा रही है, पोस्ट प्रेगनेंसी बेबी को फीड करवा रही है, उस पर है, क्या उनको इंजेक्शन लेना चाहिए या नहीं? डॉक्टर फातिमा। हेलो, मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि वो जाके ऑब्स्टेट्रिशियन से जाके संपर्क करें कि उनके वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कितने हैं, उसके हिसाब से वैक्सीन डलवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ क्लियर करना चाहेंगी, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लिया जा सकता है या फिर नहीं? मैं इसका जवाब दूं, डॉक्टर महेश्वरी बोल रहा हूं। जी जी डॉक्टर साहब बताइए प्लीज। तो इस बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस आ गई हैं कि प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम कोरोना की वैक्सीन ली जा सकती है। मदर अगर बच्चे को फीड भी कर रही है तो भी वैक्सीन ली जा सकती है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि इस वैक्सीन का किसी भी प्रोसेस में साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बारे में शुरू में काफी अफवाहें थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन में सरकार की तरफ से भी और जो भी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने क्लियर किया है कि प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर्स में जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनको वैक्सीन लेने में कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल, उसका भी जवाब दे दीजिए, क्लियर कर दीजिए, किसको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? ये मैं पहले बोल चुका हूँ और थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है। मैंने बहुत सोचा कि कोई तो ऐसा रीजन होना चाहिए जहां पेशेंट को वैक्सीन नहीं लगना चाहिए, और हर तरह के सवाल, अगर मान लीजिए घुटने का भी ऑपरेशन हुआ है, वो भी पूछता है मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मुझे
वैक्सीन लेनी है कि नहीं। वैक्सीन लेने में कोई नुकसान है ही नहीं। मोटे तौर पे मैं कह सकता हूं कि आप वैक्सीन आराम से लीजिए। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें वैक्सीन आपको नुकसान कर सकती है। एक ही कंडीशन है जिसमें आपको बहुत एलर्जी है तरह तरह की चीजों से, वहां कई बार किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। वो तो बहुत ही कम परसेंट लोग होते हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ज्यादातर मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी मोटा मोटी कंडीशन नहीं है जिसमें आप ये सोचे कि मुझे अगर ये है तो मुझे वैक्सीन नहीं लगवाना। वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि दूसरा दुश्मन बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कोरोना का दुश्मन ज्यादा बड़ा है। वैक्सीन से छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, किसी को कभी कभी कोरोना भी हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप वैक्सीन ना लगाएं और खुल्लम खुल्ला घूमें और आपको एक्चुअली में सीरियस कोरोना हो जाए। जी जी डॉक्टर साहब, तो ठीक 8 मिनट बचे हैं, बस 8 मिनट बाद आप कॉल कर सकते हैं। हमारा कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है, डॉक्टर्स का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से और आपके सवालों का हर संभव जवाब देने की कोशिश हमारे डॉक्टर्स लगातार करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जौहरी भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है, बीपी के पेशेंट्स काफी हैं और उनकी तरफ से एक और सवाल आ रहा है, वो ये है कि अगर किसी ने फर्स्ट डोज ले लिया है तो क्या वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगले दिन, वो अपनी बीपी मेडिसिन ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बीपी की दवाई और वैक्सीनेशन से कोई परेशानी नहीं है, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं है। बीपी की दवाई जैसे हमेशा लेते थे वैसे ही चलनी चाहिए। कोरोना अपनी जगह, कोरोना का वैक्सीन अपनी जगह है, बीपी की दवाई अपनी जगह है, दोनों में कोई क्रॉस नहीं। जी जी हाँ बोलिए। जी डॉक्टर साहब, इसी से एड ऑन एक और सवाल है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है, कोई ऐसी बीमारी से जुड़ी दवा है जो कि किसी को पहले इंजेक्शन या फिर दूसरे के बाद थोड़े दिन के लिए वेट के बाद ही लेनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मोटे तौर पे तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि कोई दवाई रोकनी चाहिए। कभी कभी अगर आप लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं तो वो इंजेक्शन वैक्सीनेशन से पहले ना लें, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के ठीक 15 मिनट बाद आप ले सकते हैं। जी जी डॉक्टर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इसके बाद हमारी फोन लाइंस खुल जाएंगी और फिर उसके बाद तमाम दर्शक, तमाम लोग, जनता आपसे सवाल करेंगे। फिलहाल जो मेरी जिज्ञासा, जो लास्ट सवाल है मेरा, वो आपसे ये है कि पहली वैक्सीन लेने के बाद और दूसरी वैक्सीन लेने के बीच में सबसे बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर क्या होना चाहिए? डॉक्टर जिया जी, जो आप प्रिकॉशंस पहले ले रहे थे पहले वैक्सीन के, वो ही प्रिकॉशंस आपको बाद में भी लेनी है, बल्कि ज्यादा लेनी है। क्योंकि आमतौर लोग सोचते हैं मुझे एक लग गया, अब मैं बिल्कुल एकदम से मुझे इसका असर हो गया। वो एकदम से असर नहीं होता, समय लगता है वैक्सीन का असर होने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में। और दूसरा इसीलिए लगाया जाता है कि तब तक भी आपका जितना असर चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो इसलिए दूसरा वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सतर्क रहना है। कोरोना हो जाए उसके बाद भी सतर्क इसलिए रहना है कि ये कोरोना खुद एक बदलती हुई कीटाणु, इस कीटाणु को आप, बड़ी मुश्किल है कहना कि वो किधर को बदलेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, मानसिक अपनी जो सेहत है उसका भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो क्षमता है लड़ने की वो कम होती है। तो आपको चाहे एक्सरसाइज से करें, चाहे प्राणायाम से करें, चाहे व्यायाम से करें, चाहे आप उसमें अपना अच्छा खाना पीना, सोना बैठना उठना, जो भी आपकी और बीमारियां हैं उनकी जो जो आपको हिदायतें डॉक्टर ने दी हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप उसमें परेशान होंगे तो ये परेशानी आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी लड़ने की शक्ति है, वो कम करती है। जैसे स्टीरॉयड आपको गलत समय पे दे दे तो वो आपकी लड़ने की क्षमता कम करता है, सही समय पे दे तो आपका बचाव करता है। तो इसी तरह आपको ये ध्यान रखना है कि परेशान होंगे तो आप अपनी लड़ाई में खुद हार रहे हैं, बेमत। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दिस पॉजिटिव नोट डॉक्टर साहब, आप सभी का फिलहाल मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब हमारा कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है और डॉक्टर साहब आपको देने हैं हमारे तमाम दर्शकों के जवाब भी, जो अब से कुछ ही देर बाद, ठीक 2 मिनट बाद, क्योंकि ये क्लिनिक खुल जाएगा
टेलीफोन कॉल्स लगातार आपके पास आएंगी। उम्मीद मैं करती हूं कि पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि घबराइए नहीं, हम हैं। और डॉक्टर जया ने भी कहा कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करना। आज तक हमेशा आपके साथ